हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पीटी 365 कवर करने वाले हैं। ठीक है, 365 पीटी, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले जो है ऑलरेडी पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पीटी 365 का वन डे एग्जाम फैक्ट्री मेरे चैनल पे जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हम आप सभी का समय किल नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। तो ग्रीन वॉशिंग होता क्या है या फिर ये चर्चा में क्यों है, A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है, ये ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए एक दिशा निर्देश 2024 जारी किया, इसलिए ये चर्चा में है। तो भ्रामक विज्ञापन यानी कि कोई भी जो है मतलब लाइक बोले तो कोई भी ज्यादा कुछ भी बोल करके या फिर वीडियो के माध्यम से या फिर लाइक बोले तो वीडियो सोशल मीडिया हो गया या फिर झूठे अफवाह हो गया, तो ये भ्रामक विज्ञापन को रोकथाम करने के लिए ग्रीन वॉशिंग लाया गया। ठीक है, तो ये क्या है A to Z हम लोग देखेंगे। ये दिशा निर्देश जो है भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशा निर्देश 2022 की अगली कड़ी है और ये ग्रीन वॉशिंग गतिविधियों पर रोक लगाती है। ये दिशा निर्देश जैसे कि मौजूदा कानूनों के पूरक होंगे, उनका स्थान नहीं लेगा और उन्हें प्रस्थापित कमजोर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग। आखिर होता क्या है, उसी समय से हम लोग सुन रहे हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग के तहत कोई कंपनी यानी कि कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्शन है उसके जो रूल रेगुलेशन है उससे वास्तविक तथ्यों को छिपा करके, यानी कि जो उसका तथ्य है, जो स्टेटमेंट है, वो लोग छिपा करके और एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करके और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसके लिए ये लाया गया, यानी कि झूठे भ्रामक न्यूज जो है बढ़ा चढ़ा करके वो लोग दिखाते हैं, हीरो हीरोइन को पैसा वैसा दे करके एडवर्टाइज कराते हैं, जो रियल रहता है उसको नहीं दिखाते हैं। उसको रोकने के लिए ये सारा उपाय लाया गया। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग के तहत कोई कंपनी अपनी उत्पादन गतिविधि नीति से जुड़े हुए वास्तविक तथ्यों को छुपा करके पर्यावरणीय अनुकूल हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बढ़ा चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे, आधारणीय दावे भी किए जाते हैं। ठीक है, गुमराह करने वाले शब्दों, संकेत या तस्वीरों का उपयोग किया जाता है या पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को छिपाकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि सही दिखाया जाता है जबकि होता है निगेटिविटी, दिखाया जाता है पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये सारे चीजों को रोकने का काम करेगा। ठीक है, दिशा निर्देश किन पर लागू होगा, तो ये सेवा प्रदाता, प्रोडक्शन के विक्रेता यानी कोई भी प्रोडक्ट जो बेचता है उस पे, विज्ञापन दाता यानी कि एडवर्टाइज जो करता है, या कोई विज्ञापन एजेंसी हो गया, एंडोर्स करने वाला जिनकी सेवा के उत्पादन के विज्ञापन के लिए लिया जाता है। ठीक है, उसके लिए पर्यावरण अनुकूलन होने की दावे की पुष्टि, पर्यावरण अनुकूलन होने से संबंधित दावों को सत्यापन योग स्वतंत्र स्टडीज थर्ड पार्टी की प्रमाणित करता है। चाहिए अध्ययन सर्वसुलभ होना चाहिए। ठीक है, ये इसके डिस्क्लोजर इसका क्या है तो हम लोग देखेंगे। विज्ञापनों या फिर संचार के माध्यम से किए जाने वाले पर्यावरण अनुकूल सभी दावों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, यानी कि जो भी यह प्रोडक्ट है उसके बारे में A to Z हकीकत चीजें उस पर मेंशन करना होगा, लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ये नहीं लिख कुछ और रहे हैं, प्रचार करके कुछ और। अब लोग क्या होता है कि देखता है कि यार कोई बड़े एक्टर एक्ट्रेस है, वो प्रचार कर रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा है, लोग खरीद लेता है। ठीक है, तो एक यानी कि प्रत्यक्ष रूप से QR कोड या वेब लिंक जैसे तकनीकों के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि उसकी आसानी से पुष्टि किया जा सके। ठीक है, यानी कि QR जो कोड है उस पर लोग स्कैन करके उसका तथ्य A to Z जानकारी प्राप्त कर सकता है। पर्यावरण अनुकूल दावों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि दावों पूरी तरह से उसके किसी भी भाग, विनिर्माण, पैकेजिंग के लिए है। पर्यावरण अनुकूल दावा के लिए केवल अनुकूल चुनिंदा डेटा प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है आकांक्षी या भविष्य उन्मुखी दावे क्या है? ऐसे दावे केवल तभी किए जा सकते हैं और कार्रवाई योग्य योजना विकसित की गई हितों में जिनमें से बताया गया और संबंधित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए की गई पहले क्या क्या पहल है। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उत्पादों और सेवाओं को इको लेबलिंग के लिए यानी कि ISO जैसे एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ISO 2000 इतना या फिर 14024 इतना इतना कुछ भी, मतलब ISO एक सर्टिफाइड लेवल होता है। ठीक है, तो ये नामक मानक विकसित किया गया है। कौन कौन सा है? 24024 रेशियो 1999। ठीक है, ग्रीन डेटिंग प्रोजेक्ट जो है ये सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरमेंट का GRP निर्धारित क्षेत्र के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनकी पर्यावरण अनुकूलता आधार पर रेटिंग करता है। कौन करता है? तो ये करता है सेंटर फॉर द साइंस एनवायरमेंट, GRP भी करता है, औद्योगिक इकाइयों को उनकी पर्यावरण अनुकूलता के आधार पर रेटिंग करता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है IGBC जो है ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हरित इमारतों के लिए रेटिंग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेबी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व क्या है, संधारणीय रिपोर्ट क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध में 1000 कंपनियों को मानकीकृत प्रारूप में अपने ESG यानी कि पर्यावरणीय सामाजिक गवर्नेंस, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस की प्रदर्शन की रिपोर्ट करनी है। भारतीय विज्ञापन मानक की बात करें, ASI की बात करें, तो ASI जो है दिशा निर्देश के अनुसार पर्यावरण अनुकूल या फिर हरित दावे के कारण विज्ञापन स्पष्ट सटीक होने के साथ साथ भ्रामक नहीं होने चाहिए। ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंग या आयोजन वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जो है विनियामकों को वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए एक साधन विकसित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्टर एयर कैप्चर। ठीक है, तो डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज ये क्या है? ये डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट जो है ये बहुत ही न्यूज में है। ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एंड एयर कैप्चर, हम चेयर कह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट यार, फिर से हम रिपीट कर दें। डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड द स्टोरेज प्लांट यानी डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड द स्टोरेज बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो आइसलैंड में विश्व के सबसे डायरेक्टर एयर एंड कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ है। तो DAC एंड प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड रियूमल तकनीक है। ये किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे CO2 कैप्चर करती है और ये कार्बन कैप्चर से अलग, जहां आमतौर पर उत्सर्जन के बिंदु या स्रोतों पर CO2 कैप्चर किया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि गहरी वैज्ञानिक यानी CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे DAC+ में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। इसके साथ ही विविध कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के बारे में हम बात करें तो CDR उन मानव जनित गतिविधियों को व्यक्त करता है जो वायुमंडल में CO2 को हटाती है। इसके साथ ही भूगर्भिक, स्थलीय, समुद्रीय निकायों में अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। IPCC की बात करें तो छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार नेट जीरो CO2 और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CDR आवश्यक तकनीक है। ठीक है, वन रोपण की बात करें तो पुनर्वनीकरण, मृदा कार्बन पृथक्करण, इन तकनीकों में बायोमास और मिट्टी में वायुमंडल कार्बन के स्थिर कर दिया जाता है। अब क्षय में वृद्धि की बात करें तो प्राकृतिक रूप से CO2 अवशोषित करने के लिए खनिजों से युक्त चट्टानों का खनन किया जाता है। महासागर आधारित इसमें ओशन फर्टिलाइजेशन, महासागर क्षारीयता में वृद्धि, तटीय ब्लू कार्बन प्रबंधन भी शामिल किया जाता है। इसके साथ ही कार्बन कैप्चर स्टोरेज जो होता है, इसके साथ जैव ऊर्जा, इसमें CDR के लिए ऊर्जा के बायोमास का उपयोग करना, भूवैज्ञानिक रूप से जैवोत्पादित यानी कि बायोजेनिक कार्बन का भंडार करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO2 से मेथनॉल का प्रोडक्शन, यानी कि CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल का प्रोडक्शन कैसे है।
क्यों चर्चा में है इस पे हम लोग देखेंगे। तो भारत का पहला CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में प्रस्तावित किया गया है। इस संयंत्र का कार्यान्वयन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट पूछेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है, 1.4 टन प्रतिदिन, यानी 1.4 टन प्रतिदिन है। पुणे में CO2 से मेथनॉल संयंत्र स्वदेशी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया जाएगा। CO2 से मेथनॉल उत्पादन के बारे में बात करें, CO2 से मेथनॉल उत्पादन की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही कैप्चर किया जाता है और इसके साथ ही डायरेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी के जरिए विशेष रूप से प्रौद्योगिकी स्रोत जैसे कि बिजली संयंत्र वायुमंडल से कार्बन कैप्चर किया जाता है। इसके बाद कैप्चर की गई कार्बन को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में CO2 हाइड्रोजन और अभिक्रिया से मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मेथनॉल की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, CH3OH। ठीक है, तो फॉर्मूला है ये CH3OH। मेथनॉल को कास्ट अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। ये निम्न कार्बन हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। ये उच्च राह कोयले कृषि अपशिष्ट ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित CO2 की प्राकृतिक गैस उत्पादित करती है। ये जो है परिवहन क्षेत्रक या फिर ऊर्जा क्षेत्रक, रिटेल, कुकिंग, आंशिक रूप से केरोसिन लकड़ी के कोयले की जगह ले सकता है, पेट्रोल डीजल की जगह भी ले सकता है। मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था के भारत के द्वारा आरंभ की गई पहले यानी इनिशिएटिव क्या क्या है। तो मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग की एक रोड मैप जारी है। इसका उद्देश्य क्या है, कोयला भंडार और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल के रूप में रूपांतरित करना। ठीक है, यानी जो कोयला भंडारण है और नगर निगम की जो अपशिष्ट है, जो भी कचरे वचड़े जो होते हैं, उसको मेथनॉल के रूप में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें तो LPG जो है 20% डाई मिथाइल ईथर मेथनॉल एक व्युत्पन्न मिश्रण को अधिसूचित किया जाता है। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय जो है M15, M85, M100 मिश्रण के लिए अधिसूचित जारी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक के बारे में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की यह तकनीक जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों के अन्य उद्योगों जैसे कि बड़े और एक जगह CO2 उत्सर्जन स्रोतों से CO2 को कैप्चर करने वाले प्रौद्योगिकी के समूह को व्यक्त करता है। निम्नलिखित कितने चरण हैं, तो इसमें विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए कैप्चर की गई CO2 का पाइपलाइन, जहाज, रेल, ट्रक माध्यम से निर्धारित गंतव्य स्थानों के परिवहन किया जाता है। इसके साथ ही भूवैज्ञानिक संरचनाओं या फिर बंद पड़े तेल गैस फील्ड CO2 के अस्थायी भंडारण इसके उद्देश्य से इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर दें। कह रहे हैं कि कार्बन कैप्चर करना या फिर उपयोग का भंडार यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये क्या है, तो कैप्चरिंग करना यानी कि बायोमास ईंधन वाले बिजली स्टेशन, औद्योगिक सुविधाओं और सीधे हवा आदि से CO2 कैप्चर करना। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ऑलरेडी दिखाया गया है। नेक्स्ट है ये हवा, देख रहे हैं ना, ऐसे बना करके दिखाया गया। नेक्स्ट है परिवहन, तो जो ये परिवहन वगैरह है, तो संपीड़ित CO2 की जगह ट्रक पाइपलाइन के द्वारा कैप्चर किया जाएगा और बिंदु से उपयोग कर भंडार बिंदु तेल तक ले जाया जाएगा। जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे बस वगैरह है, ठीक है, ट्रक बस जो भी है, और यहाँ से कैप्चरिंग करके पाइपलाइन यहाँ बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका यूज कैसे होगा। तो कैप्चर का कई CO2 का उपयोग उत्पादन और सेवाओं बनाने के लिए एक संसाधन फिश स्टॉक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही भंडारण जो है यानी कि स्टोरेज की बात करें तो भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचना में CO2 की अस्थायी रूप से भंडारित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री, तो सबसे पहले कौन सा मंत्रालय है, तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, ये केंद्रीय पोत एवं परिवहन जलमार्ग जो मंत्री है,
इन्हें ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए सीओपी का आधिकारिक तौर पर शुभारंभन किया है। ऐतिहासिक रूप से प्रारंभिक ईंधन आधारित हॉर्वर्ड ट्रक से हरित हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की परिवर्तन को बढ़ावा देगी। ठीक है, कहाँ से? हॉर्वर्ड ट्रक से। ठीक है, जीटीपी के बाद में हम लोग बात करें यानी कि ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है, तो ग्रीन टग जो है ट्रांजिशन प्रोग्राम की घोषणा 2023 में किया गया था। ये पंच कर्म संकल्प यानी कि 5 संकल्प है, एक 5 प्रमुख घोषणा है, इसके तहत एक पहल है। इनमें शामिल है क्या क्या है, तो ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना है, 30% वित्तीय सहायता मिलेगा, इसमें दिया जाएगा। नदी समुद्री परिभ्रमण की सुविधा निगरानी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल लाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो जीटीपीपी भारत के बड़े बंदरगाहों में संचालित पारंपरिक ईंधन और आधारित हार्बर ट्रक जो है इसका उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ग्रीन ट्रक से बदलना। टग एक विशेष प्रकार की नाव होती है जो कि बड़े जहाजों को किसी बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिपिंग क्षेत्र से उत्सर्जन क्या है। वैश्विक स्तर पर शिपिंग यानी कि पोत परिवहन क्षेत्र की विश्व में CO2 उत्सर्जन में लगभग 3% की हिस्सेदारी है। भारत के मामले में अगर बात किया जाए तो समुद्री परिवहन सैन्य अभियानों को छोड़ करके होने वाली ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है इसका समग्र परिवहन क्षेत्र वाले लगभग उत्सर्जन कितना है, तो 1% का योगदान है। इसके मुख्य बिंदु क्या है उसमें हम लोग देखें तो वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO है, इसके द्वारा संशोधित ग्रीन हाउस गैस रणनीति इसके तहत 2050 तय किया गया है और इसके आसपास नेट जीरो उत्सर्जन एक क्षेत्रक आधारित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रीन वॉयज 2050 लाया गया है जो 2023 IMO और ग्रीन हाउस गैस रणनीति के अनुरूप जहाजों से होने वाली उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों की सहायता वाली वैश्विक कार्यक्रम है। भारत के द्वारा कौन कौन सी पहल लाया गया है भारत के द्वारा, तो भारत के द्वारा इनिशिएटिव क्या है, तो सागरमाला कार्यक्रम यानी कि बंदरगाह आधारित विकास, हरित बंदरगाहों पर जोर है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, हरित बंदरगाहों ग्रीन शिपिंग के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा है यानी कि शब्दावली टर्म इन द न्यूज। ठीक है, कार्बन फार्मिंग ये बहुत ही न्यूज में है, तो ये क्या है हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद पहल यूरोपीय स्तरीय कार्बन रिन्यूअल सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए विनियमन के लिए एक अंतिम समझौता यानी कि प्रोविजनल एग्रीमेंट पर पहुंच गया है। कार्बन फार्मिंग की हम बात करें तो कार्बन भंडार में वृद्धि, उत्सर्जन में कटौती करके कृषि में सुधार करने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुनर्योजी विधियों यानी कि रीजेनरेटिव प्रैक्टिस का उपयोग किया जाएगा। और साथ ही कार्बन फार्मिंग की सामान्यतः विधियां क्या है, ये हम लोग अगर हम देखें तो कृषि वानिकी कंजर्वेशन फार्मिंग, मृदा के ऊपरी परत के साथ साथ अधिक छोड़कर नहीं करना और एकीकृत पोषक तत्वों प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, घासों के मैदान को संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन फार्मिंग की बढ़ावा देना क्यों मुख्य पहल है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहल क्या क्या है, तो 4 प्रति 1000 इनिशिएटिव यानी कि 4 पर 1000 इनिशिएटिव या पहल हितधारकों को पुनर्योजी यानी कि रीजेनरेटिव उत्पादन, अधिक लचीली कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये पहल 2015 में पेरिस में UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के दौरान शुरू हुआ था। ये विश्व बैंक समर्थित पहले है। उदाहरण के लिए केन्या की कृषि कार्बन परियोजना भारत के द्वारा शुरू की गई पहले क्या है, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की बात करें, ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके पात्र संस्थाओं के बीच कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन की बात करें तो भारत सरकार यह योजना किसानों को कृषि कार्बन ट्रेडिंग का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण अपनाने को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर समायोजन। तो कार्बन बॉर्डर समायोजन जो है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है वर्ड, तो हम लोग देखेंगे ब्रिक्स के द्वारा अपनाए गए कजान घोषणा पत्र में यानी कि ब्रिक्स के द्वारा जो अपनाया गया है कजान घोषणा पत्र में, ये CBAM क्या है, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये अस्वीकार कर दिया गया है।
ठीक है, यानी कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। भेदभावपूर्ण बताया गया है क्योंकि कार्बन बॉर्डर समायोजन के बारे में हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन यानी ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन एक नीति, इसके तहत यूरोपीय संघ के द्वारा कम कठोर जलवायु नीतियों वाले देशों के कुछ उत्पादों जैसे कि स्टील के आयात कार्बन कर लगाया जाएगा, ठीक है। यानी कि लाइक बोले तो आयात अगर किया जाता है, आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट, यानी कि आप एक जगह से सामान यदि दूसरे जगह मंगाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट इन द सेंस कि आप अपने कंट्री में सपोज करो कि एक जगह से आप दूसरे जगह से सामान मंगाते हैं, ठीक है। लाइक बोले तो मान लो कि चाइना से आप मंगा रहे हैं, तो वहां से मंगा रहे हैं तो आप आयात कर रहे हैं। वही अगर भारत के सामान चाइना में बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया, मतलब वो निर्यात हो गया। अपना सामान जो है दूसरे देशों में बेचना, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट, ठीक है। और किसी और जगह से सामान मंगाना उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो उस पे क्या है कि ये ब्रिक्स के द्वारा जो कजान में घोषणा हुआ है इसको यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि क्या है कि आयात पे भी आपको टैक्स लगाया जा रहा है, कार्बन टैक्स। तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में है। कार्बन बॉर्डर टैक्स का हम बातें करें तो इसका उद्देश्य कंपनियों को कम विनियमन वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करने से रोकना है। 2023 में सीबीएम को एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में लागू किया जाएगा। 2026 तक इसका पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू की गई अन्य पहले की हम बात करें तो नेट जीरो इंडस्ट्री अधिनियम, यूरोपीय संसद ने नेट जीरो इंस्टीट्यूट अधिनियम में मंजूरी दिया है। 2030 तक नेट जीरो तकनीकी को वार्षिक आवश्यकताओं का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा जलवायु योजना की हम बात करें तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु योजना जो है इस पर आधारित है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है ये यूरोपीय संघ की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक नया गठबंधन बनाना, ठीक है। यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस जो है 2015 में पहल एक नया चरण प्रवेश किया गया था, जिसके तहत इसमें GCCC यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये चरण जो है 2015 में पेरिस समझौता और 2030 तक सतत विकास एजेंडा को समर्थन में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किलिंग कर्व। ये वर्ड क्यों चर्चा में है? तो देखो, ये मार्च 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वैश्विक औसत सांद्रता मार्च 2023 की तुलना में 4.7 पार्ट्स पर मिलियन अधिक थी। किलिंग कर्व उच्च वृद्धि को दर्शाती है, ठीक है। किलिंग कर्व क्या है? तो ये मौना लोआ वेधशाला यानी कि मौना लोआ जो है ये एक वेधशाला है, रिसर्च किया गया है और वायुमंडल में CO2 की सांद्रता का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड 1958 से दर्ज होता आ रहा है। मौना लोआ वेधशाला वायुमंडल में उन तत्वों की मापती है जो कि जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ये वेधशाला दुनिया में सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन प्रीमियम। तो ग्रीन प्रीमियम ये क्यों चर्चा में है? ये ग्रीनियम और ग्रीन प्रीमियम, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतीय स्वर्ण ग्रीन बॉन्ड को निजी निवेशकों में शायद ही कोई ग्रीनियम मिला है। ग्रीन बॉन्ड ग्रीन जुटाने के साथ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कर्ज में है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन टैक्सोनॉमी की तरह ग्रीन के रूप में वर्गीकृत एक विशेष परियोजना या गतिविधियों में फंड निवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें ग्रीनियम क्या है? तो ग्रीनियम जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये एक प्रकार का प्राइजिंग बेनिफिट है। क्या है? प्राइजिंग बेनिफिट है। इसके तर्क पर आधारित निवेशक पर्यावरण पर संधारणीय प्रभाव डालने वाली परियोजना के लिए अतिरिक्त भुगतान करने या फिर कम ब्याज यील्ड स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है और यह अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाली तकनीकी के बजाय अतिरिक्त लागत भुगतान करके स्वच्छ तकनीकों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टील कार्बन। तो टील कार्बन भाई क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में पहला
टील कार्बन अध्ययन किया है। टील कार्बन से हम लोग बातें करें तो गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि से संग्रहित कार्बन से है। ये वनस्पति, सूक्ष्मजीव, बायोमास, विघटित और कनिकीय पार्टिकुलेट कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित कार्बन है। टील कार्बन एक रंग आधारित शब्दावली है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन में कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुण की बजाय उसे कार्यों के स्थान पर आधार प्रदर्शन दर्शाया जाता है। कार्बन के प्रकार की बात करें तो बैगनी मतलब हवा या औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। ठीक है। हरा जो कलर होता है ये स्थलीय पादप में संग्रहित कार्बन होता है। काला जो होता है जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होने वाला कार्बन होता है। लाल का मतलब होता है बर्फ और हिम जैविक कणों, यानी कि जो अल्बेडो को कम करता है और इसके द्वारा उत्सर्जित कार्बन होता है। ठीक है। ग्रे का मतलब होता है औद्योगिक स्रोतों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव, एक मिनट इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे। रिप्रेजेंटेटिव जो है कंसंट्रेशन पाथवे। ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे क्या है तो जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी जो है इंटर पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज 5वीं आकलन रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया गया है तो आरसीपीसी यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वायुमंडल में गैसों की सांद्रता, वायु प्रदूषण उत्सर्जन और भूमि उपयोगों में 21वीं सदी के 4 अलग अलग पाथवेज का वर्णन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें वाटर क्रेडिट। तो वाटर क्रेडिट जो है ये कार्बन क्रेडिट के समान बाजार आधारित तंत्र है। इसके तहत जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता में सुधार करने वाले प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसा परियोजना को कार्बन क्रेडिट दिया जाता है जिनके कम कार्बन उत्सर्जन हुआ है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये उत्सर्जन कार्बन को हटा दिया गया है। यह कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है और वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए, अलग अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर समान ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली अन्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जो है CO2 के बराबर होता है। ठीक है। वाटर क्रेडिट के तहत व्यक्ति, संस्था जल बचत उपयोग को अपना करके वाटर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उसका लेन देन भी कर सकते हैं। इन वाटर क्रेडिट को उन लोगों को बेचा जा सकता है जो कि जल की अधिक खपत की भरपाई करने या फिर अपनी जल प्रबंधन व्यवस्थाओं में सुधार करने की इच्छुक है। गाइस जिसमें एक्स्ट्रा हम लोग कुछ इसलिए नहीं बताते कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा इसमें ऑलरेडी एक नोट्स की तरह है। ठीक है। आप लोग द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में पढ़े ही होंगे डिटेल, लेकिन बात है यहाँ टू द पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है तो फिर एक्स्ट्रा बताने का क्या ही मतलब है। ये ऑलरेडी अपने आप में एक नोट्स है, एक एक चीज कंसाइज वे में दिया हुआ रहता है ना। तो इसलिए हम ज्यादा समय किल नहीं करते हैं, हूबहू मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बताने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा रहता कि कोई हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, है ना, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दो तो थोड़ा लगता है कि हाँ चल ठीक है। ये ऑलरेडी अपने आप में नोट्स है, जो भी न्यूज है विथ स्टैटिक पोर्शन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसके अलावा वैश्विक लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सा इनिशिएटिव है, सब मेंशन है। तो फिर एक्स्ट्रा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता क्रेडिट के बारे में कह रहा है, बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट चर्चा में है। तो ये क्या है, एक प्रकार का आर्थिक साधन या फिर इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए निजी कंपनियां वन संरक्षण, वन पुनर्बहाली जैसी गतिविधियों को वित्त पोषित करती है। इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक जैव विविधता पर न्यूनतम सकारात्मक प्रभाव डालना। जहां जैव विविधता ऑफसेट प्राकृतिक पर कंपनियां गतिविधियों के नकारात्मक अपरिहार्य प्रभाव की भरपाई की जाती है। जैव विविधता क्रेडिट इसे कहीं जाकर के सकारात्मक गतिविधि को भी वित्त पोषित करता है। ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग की हम बातें करें तो ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग जो है, ये ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग वास्तव में ग्लेशियर यानी कि हिमानी के आसपास जलवायु प्रणाली में कृत्रिम संशोधन है। ये संशोधन आइस शेल्फ के पिघलने की गति को धीमी करने, समुद्री जल स्तर में वृद्धि को कम करने के लिए किया जाता है। प्रस्तावित ग्लेशियर जो है जियो इंजीनियरिंग रणनीति की बात करें, महासागरीय उष्मा परिवहन उपाय, ये रणनीति के तहत इस शेल्फ के सामने समुद्र नितल यानी कि सी बेड पर अवरोधक के रूप में उतछल से युक्त पट्टी या फिर रेशेदार आवरण बनाया जाता है और इसके साथ ही अवरोधक को गर्म परिध्रुवीय गहरे जल को
आइस शेल्फ के पास आने से रोकने के लिए बनाया जाता है, ताकि आइस शेल्फ को गर्म जल से संपर्क में आने से रोका जा सके। बेसल हाइड्रोलॉजी की बात करें तो ये रणनीतिक आइस शीट से पिघले जल को ले जाने वाली धाराओं के प्रवाह को धीमा करने के लिए अपनाई जाती है। इसका उपयोग जो है उपाय के तहत ग्लेशियर नितल से होकर के छिद्र बना करके जल निकासी चैनल बनाए जाते हैं, और ये चैनल पिघली हुई बर्फ के जल की धाराओं की दिशा बदल देती है और आइस शीट के नुकसान को कम कर देती है। नेक्स्ट हम लोग देखें सुर्खियों में रहे संगठन, तो कौन कौन से संगठन बहुत ही चर्चा में है उस पे हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है, यानी केन्या के नैरोबी में। ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा को निर्धारित करता है, सतत विकास के पर्यावरणीय आयामों को सुसंगत पर्यावरण को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिए आधिकारिक समर्थक के रूप में कार्य करता है। उत्पत्ति की बात करें तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के परिणाम स्वरूप एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में जून 1972 में यूएनईपी के द्वारा स्थापना हुआ था। सदस्य की हम बात करें तो भारत सहित टोटल 193 मेंबर है। पर्यावरणीय प्रोग्राम और बजट की मंजूरी देना। फंडिंग की बात करें तो यूएनईपी अपनी 95% आय जो है आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है और एनवायरमेंटल फंड का मुख्य कोष है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इतना जूम ठीक है, थोड़ा आप लोग को देखे भी अच्छे से। देखो यूएनईपी कई कन्वेंशन और संस्था के लिए सचिवालय सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की हम बात करें तो यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से होस्ट किया जाता है। कॉमन कार्बन मैट्रिक की बात करें तो यूएनईपी के द्वारा समर्थित एक मापदंड है जो कि विश्व भर में भवन निर्माण संबंधी कार्यों के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन करने के लिए विकसित किया जाता है। यूएनईपी के तहत प्रमुख वैश्विक बहुपक्षीय समझौता की बात करें, वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी कि सीएमएस या फिर बॉन कन्वेंशन 1979 में आया था। ठीक है, इसके साथ ही यूएनईपी के तहत प्रमुख वैश्विक बहुपक्षीय समझौता कौन कौन हुआ है तो खतरनाक अपशिष्टों के लिए सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण इनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशक के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया रॉटरडैम जो है कन्वेंशन 1998 में लाया गया था। पारा मरकरी जो है मिनीमाता जिसको कहते हैं कन्वेंशन 2013 में लाया गया था। इसके साथ ही यानी कि ये जो है वन्य जीव और वनस्पति के संकटापन प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन शीटेट्स के तहत 1973 में लाया गया था और ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 में लाया गया था। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी की बात करें तो ये जो है 1992 में लाया गया था। इसके साथ ही अस्थायी कार्बन प्रदूषण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में लाया गया था और यूएनईपी के तहत 15 पर्यावरणीय समझौते भी हुआ है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रिपोर्ट क्या क्या 2024 में रिपोर्ट दिया है। एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट जो है एक वैश्विक उत्सर्जन के संबंध में देशों की वर्तमान प्रतिबद्धताओं को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए वैश्विक स्तर के बीच अंतर को ट्रैक करता है। और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2023 में 57 गीगाटन जो है CO2 के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन की बात करें तो पहले स्थान पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 जो है, अच्छा एक चीज फिर यहाँ ध्यान दो, ये जो है एमिशन गैप रिपोर्ट जो है तो भारत तीसरे नंबर पे, पहला कौन है तो चीन है, दूसरा कौन है अमेरिका है, तीसरा कौन है भारत है, ऐसे याद करना है। ठीक है, और एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करें, एडॉप्टेशन गैप वास्तव में अनुकूल योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और समाज के निर्धारित लक्ष्यों के बीच अंतर या
और संसाधन की कमी, प्रतिस्पर्धी प्राथमिकता को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पे एक नजर हम लोग डालेंगे तो कह रहा है एडेप्टेशन गैप। तो एडेप्टेशन गैप जो है वित्त पोषण के मामले में कमी यानी कि प्रति वर्ष 187 से लेकर 359 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। इसके अनुकूलन की दिशा में प्रगति की बात करें, विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा अनुकूल उपायों में वित्त पोषण 2022 में बढ़कर के 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट की अगर हम लोग बातें करें तो ये ग्लोबल स्टेटस रिपोर्टिंग फॉर द बिल्डिंग्स एंड द कंस्ट्रक्शन जो है 2024 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल अलायंस फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से जारी करता है। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस ऑफ 21 जो स्थापित हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, इसमें स्थापित किया गया था कि शून्य उत्सर्जन दक्ष और आघात सहनीय भवन निर्माण क्षेत्र को साझा विजन के प्रतिबद्ध करना भवन क्षेत्र में हितधारकों को अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म है और इसके साथ ही विजन के प्रति भवन क्षेत्र के हितधारकों का अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रिपोर्ट की बात करें तो ये भवन और निर्माण क्षेत्र, ठीक है, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। भारत में भवन क्षेत्र की बात करें तो कुल CO2 उत्सर्जन के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक मिनट पेन सिलेक्ट करें, नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स ए ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट में अलग अलग महत्वपूर्ण वैश्विक बदलाव का उल्लेख है। ये बदलाव प्रदूषण, जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन रूपी ट्रिपल प्लेटनरी क्राइसिस को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट की हम बातें करें, इस बात पर भी प्रकाश डालती है जो वैश्विक बहु संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्विक बहु संकटों में वर्तमान में सामना किए जाने वाले कई आघात जैसे कि युद्ध, चरम मौसम महामारी आदि शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व यानी कि WMO क्यों चर्चा में है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। परिचय यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करें तो WMO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति, महासागर, जलवायु के साथ साथ अंतर क्रिया संयुक्त राष्ट्रों की आधिकारिक संस्था है। इसकी उत्पत्ति कब हुआ था? तो 1950 में तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 1873 के स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके सदस्य देश कितने हैं। भारत से ही टोटल 193 सदस्य देश हैं। रिपोर्ट की बात अगर हम लोग करें तो स्टेटस ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की एक नजर हम बात करें तो ये सबसे पहले स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट की रिपोर्ट खुद का है 2023 में। 2023 तक का सबसे गर्म साल था। ये सतह के नजदीक और वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के पहले बेसलाइन 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ग्रीन हाउस गैस का स्तर, सतह का तापमान, महासागरों की उष्णता, अम्लीकरण अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए थे। WMO ओजोन और यूवी जो है WMO बुलेटिन की हम बात करें तो बुलेटिन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। ओजोन क्षयकारी पदार्थों की ODS मात्रा में कमी के साथ साथ देखो यूवी जो होता है ये यूवी एक रेंज होता है सूरज का प्रकाश का। ठीक है, तो ये इसके बारे में कह रहा है। ये ODS मात्रा में कमी के साथ साथ ओजोन परत में मोटाई में वृद्धि हो रही है। 1980 का स्तर पर बराबर ओजोन परत की पूर्ण मोटाई अंटार्कटिका में 2066 तक, आर्कटिक में 2045 तक और विश्व में 2040 तक प्राप्त होने की अनुमान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। इस बुलेटिन में वायु गुणवत्ता की स्थिति, इस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया गया है। बुलेटिन के मुख्य बिंदुओं की एक नजर हम बातें करें तो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM की बात हो रहा है। पार्टिकुलेट मैटर के ग्लोबल हॉटस्पॉट, इसमें मध्य अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के कृषि क्षेत्र शामिल है।
वैश्विक जल संसाधन स्थिति, स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल टू एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2024 से 28, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वगैरह इसमें मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ठीक है। ये इसका दो निकाय के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल वैश्विक संगठन यूएसए यानी कि वर्लिंग वार्सिल वार्सलिंगटन वर्मोट में स्थित है। ये गैर लाभकारी संस्था है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीसीआई यूरोप, स्वीडन, स्टॉकहोम में स्थित है। स्वीडन विनियमों के तहत चैरिटेबल संगठन है। इसकी उत्पत्ति जो है क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समाधान करने के लिए 2009 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, तो क्रायोस्फीयर क्षेत्र में बढ़ते हुए तापमान को कम करना, इसके साथ ही इस पे आवाज उठाना ताकि ग्लेशियर पिघलने में, समुद्र जल स्तर बढ़ने और परमाफ्रॉस्ट पिघलने जैसे वैश्विक जलवायु जोखिम को कम किया जा सके। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलता है तो कहीं न कहीं नदी, समुद्र में जल ज़्यादा होगा एंड जब वो ज़्यादा होगा तो जब फ्लड आएगा तो आप समझ ही रहे हैं फ्लड आने से कितने लॉसेज होंगे, समझ रहे हैं? इकोनॉमिकल लॉसेज होगा, इसके साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अर्थक्वेक आने की संभावना रहेगी बहुत जगह। आप देख सकते हैं भूस्खलन वगैरह होने लगती है। इसके अलावा पेड़-पौधे बहुत सारी चीज़ें मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। माल-जाल को हानि-वानी होती है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती है, लोगों का रहने का ठिकाना जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है, तो इसलिए इस पे फ़ोकस किया जा रहा है। सहयोग सरकारों, गैर सरकारी संगठन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन जैसे कि यूएनएफसीसी, आईपीसीसी के साथ मिलकर काम करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये रिपोर्ट की सूचकांक क्या है, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लास्ट आइस ग्लोबल डैमेज। इसमें क्रायोस्फीयर जमे हुए भाग की वर्तमान स्थिति और जलवायु परिवर्तन के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें तो उत्तरी ग्रीनलैंड में 1978 से अब तक आइस शेल्फ के कुल आयतन का 35% लुप्त हो चुका है। वैश्विक समुद्री जलस्तर में वृद्धि की दर पिछले 30 वर्षों में दोगुनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ही चर्चा में है, तो कह रहा है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियमन मंच यानी कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज के बारे में ये क्यों न्यूज में है, तो जलवायु स्वच्छता वायु गठबंधन यानी CCAC ने वायु गुणवत्ता के प्रबंधन विनियमन मंच लॉन्च किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई के दौरान लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई को आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के नेतृत्व में जारी किया जाता है। ये इस वर्ष आयोजन की थीम क्या है, तो स्वच्छ वायु में भी निवेश करें यानी कि इन्वेस्ट इन द क्लीन एयर नाउ, ठीक है। CCA की बात करें, CCAC इसके गठन 2012 में यूएनईपी के नेतृत्व में किया गया था। 160 से अधिक सरकारें और अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, इसके साथ ही एक स्वैच्छिक साझेदारी गठबंधन सभी शामिल है, ठीक है। भारत 2019 में CCAC में शामिल हुआ था यानी इसका मेंबर बना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्प यह जो है अल्पकालिक किंतु शक्तिशाली जलवायु प्रदूषण जैसे मीथेन, ब्लू कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HCFC, इसके बाद ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्य करता है। इसके साथ ही प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देता है। गुणवत्ता की बात करें तो ये एक वन स्टॉप की तरह कार्य करेगा, जैसे कि WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नवीनतम वायु गुणवत्ता प्रबंधन मार्गदर्शन अन्य सहायता प्रदान करता है। ये CCAC क्लीन एयर फ्लैगशिप का एक घटक है। UNEA संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 6 संकल्प के कार्यान्वयन में योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 6ठे सत्र की बात करें, इसका संकल्प 10 वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वायु प्रदूषण पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट हम लोग देखें WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में ये विशिष्ट वायु प्रदूषकों को उत्सर्जन की उच्चतम सीमा का निर्धारण करने वाली
साक्ष्य आधारित सिफारिशों का एक सेट है। ये सामान्य वायु प्रदूषण के उत्सर्जन के स्तरों को अंतिम लक्ष्यों की सिफारिश करता है। इसके साथ ही प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम जो होता है जैसे 2.5, 1.5, 0 इसको ओजोन यानी कि O3 और NO2, CO2 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। उदाहरण के लिए पीएम 2.5 का 24 घंटे का औसत 15 UG/M3 MQ से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही पीएम 2.5 का वार्षिक औसत PUG/MQ से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सुर्खियों में क्यों है? तो वैश्विक नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 यानी कि वैश्विक ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आकलन रिपोर्ट जारी की है। जलवायु स्वच्छता वायु गठबंधन CCAC और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया जाता है। कौन-कौन जारी करता है? तो ये करता है जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन, दूसरा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि CCAC और FAO के द्वारा, ठीक है? ये विगत एक दशक में अधिकतम समय के लिए N2O केंद्रित पहल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। 1980 के बाद से मानव जनित गतिविधियां यानी कि N2O से उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर 40% की वृद्धि हुआ है। इसमें लगभग 75% जो है यानी कि 75% उत्सर्जन कृषि में सिंथेटिक उर्वरकों को खाद के उपयोग से हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड की हम बारे में बात करें, ये पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस है जो दहन में सहायक होती है और पर्यावरण से में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, ठीक है? इन एनेस्थीसिया की बात करें, एनेस्थीसिया और चिकित्सा लाभों के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य संबंधित महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बनिक गैस और इसे आमतौर पर लाफिंग गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है? इसमें CO2 की तुलना में वायुमंडल की गर्म की लगभग 270 गुना अधिक क्षमता है और ये गैस जो है वायुमंडल में लगभग 114 वर्ष तक रह सकती है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लू गैस फ्लू गैस, एक मिनट, फ्लू गैस जो है डिसल्फ्राइजेशन यानी कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों यानी कि FGD प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है तकनीक? तो डिसल्फ्राइजेशन तकनीक जो है अवशोषक सामग्री को शामिल कर पूरा किया जाता है। ये सामग्री स्क्रबिंग द्वारा फ्लू गैस में लगभग 90 से 95% CO2 को अलग करता है। विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की FGD प्रणाली अपनाई जाती है। ये प्रणाली है ड्राई सॉर्बेट चूना पत्थर इंजेक्शन, गीला चूना पत्थर और समुद्री जल आधारित, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं SO2 के बारे में। तो SO2 जो है एक रंगहीन अभिक्रियाशील वायु प्रदूषक है जिसकी गंध तीखी होती है। वायुमंडल में CO2 की बात करें, SO2 अधिक मात्रा में अन्य सल्फर ऑक्साइड के निर्माण सहायक होती है। SOx वायुमंडल में अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करके सूक्ष्म कण बना सकता है जो पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में योगदान करता है। तो अच्छा, आंख, नाक, गले, फेफड़ों को यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि क्या है ये? विलेशम झिल्ली, ठीक है? यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। SO2 को अधिक मात्रा में श्वसन तंत्र में इन्फ्लेमेशन जलन पैदा कर सकता है। बारिश के पानी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया से अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है और इसके उत्सर्जन स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन प्राकृतिक ज्वालामुखी गतिविधि होती है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है यानी कि वाटर पोल्यूशन एंड द कंजर्वेशन, ठीक है? तो वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन क्या है? जल संरक्षण क्या है? ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ी देख लें। कह रहा है भारत में जल संरक्षण, ठीक है? यानी कि भारत में वाटर कंजक्शन क्या है? तो भारत में बात करें हम लोग, भारत में भूजल का उपयोग, तो जल शक्ति मंत्रालय सबसे पहले आपको याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय हो सकता है आपको दे दे पर्यावरण वन मंत्रालय या कुछ और दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देखो, कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है? केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश आकलन डायनेमिक
ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024 जारी हुआ है। पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज करना 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में मामूली कमी आई है। आकलन की बात करें तो 3.05 इकाइयों की गंभीर स्थिति में है। आकलन की गई है 11.1 इकाइयां अति दोहन की श्रेणी में है। अति दोहन वाली इकाइयों का संकेंद्रण उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह शामिल है। जल की उपलब्धता और उपयोग की बात करें तो दुनिया का 18% आबादी भारत में रहती है, यानी कि जल का उपलब्धता दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन भारत के पास दुनिया के जल संसाधन का केवल 4% ही उपलब्ध है। ताजे जल का वितरण अगर हम बात करें, आइस कैप्स, भूमिगत जल, ताजे जल की झीलें, नदियां वगैरह। शहरी क्षेत्र में जल का उपलब्धता 31% घरों में पाइप के माध्यम से जल की पहुंच नहीं होती है। 67% घरों में पाइप आधारित सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम से कनेक्शन नहीं है। सिंचाई यानी कि इरिगेशन की बात करें तो भारत के जल भंडारण का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में होता है और कुल जल भंडारण का लगभग 78% उपयोग होता है। भारत में पारंपरिक जल भंडारण प्रणाली यानी कि पारंपरिक जो है वाटर स्टोरेज प्रणाली सिस्टम क्या है वो देखा जा रहा है। जल मंदिर यानी कि जल मंदिर कहाँ है तो गुजरात में है। खत्री कुहल कहाँ है हिमाचल प्रदेश में है। जाबो कहाँ है नागालैंड में है। एरी ओरानिस तमिलनाडु में है। डोंग्स कहाँ है असम में है। कटास बांध कहाँ है उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। पार जोहर राजस्थान में है। पाट जो है मध्य प्रदेश में। ये जल भंडारण प्रणाली है, ठीक है। केंद्र सरकार की पहल है, यानी कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, पहल क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो जल जीवन मिशन ये ग्राम स्तर पर जल संबंधित और संरचना को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकृत मांग संचालित समुदाय प्रबंधित प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक घटक है। ये हर खेत को पानी सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देता है। प्रति बूंद अधिक फसल की बात करें तो बेहतर कृषि दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक क्या है ड्रिप स्प्रिंकलर जैसे कि जल का कुशल उपयोग करने वाले विकल्पों को उपयोग किया जाता है। अटल भूजल योजना की बात करें, इसका उद्देश्य जो है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल का संधारणीय प्रबंधन करना। इसके साथ ही रिसेंटली कैच द रन स्टार्ट किया गया था। कैच द रन की अगर हम बातें करें तो जल शक्ति अभियान इस वर्षा जल संचयन करना, यानी कैच द रन जो बारिश के जो पानी होती है उसको पकड़ना, उसको रोक के रखना, इसलिए कैच द रन कहा गया है। जल शक्ति अभियान इसे वर्षा जल संचय जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही औपचारिक जल के संरक्षित पुनः उपयोग पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2022 जारी हुआ। विद्युत टैरिफ नीति 2016 लाया गया था और ये सभी ताप विद्युत संयंत्रों को 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित एक सीवेज उपचार संयंत्रों यानी कि STF से उपचारित सीवेज जल का उपयोग करके गैर पेय परियोजनाओं के लिए कार्य अनिवार्य बनाता है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 भी लाया गया था, जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अनिवार्य बनाती है। इसके साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है, यानी कि जो स्टेट सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उसकी कौन कौन सी पहल है। तो ये नीरू चेट्टू पहल है, आंध्र प्रदेश के द्वारा लाया गया है। ये प्राकृतिक संसाधनों का कायाकल्प, पुनरुद्धार, सामुदायिक भागीदारी शामिल है। जल जीवन हरियाली बिहार, इससे कि सभी सार्वजनिक जल भंडार संरचना की पहचान जिनों द्वारा नवीनीकरण किया जाता है। जल ही जीवन है हरियाणा के द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, फसल के विधिकरण को प्रोत्साहित करना, मक्का अरहर जैसी कम और जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना। मिशन काकतीय जो है ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य लघु सिंचाई स्रोतों को बहाल करके तालाबों का पुनरुद्धार करना, ठीक है। नेक्स्ट है जल ही अमृत ये क्या है, तो हाल ही में सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के दौर पर 100 दिनों के एजेंडे के दौरान अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर द रिजुवेशंस
एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 सुधार के तहत जल ही अमृत पहल के शुभारंभ किया गया है। जल ही अमृत पहल जो है ये अमृत 1.0 की सफलता के आधार पर दूसरे चरण लाया गया है। इसका उद्देश्य जल सुरक्षित शहर यानी कि वाटर सर्कुलर साइट सुनिश्चित करना। जल ही अमृत पहल इसका उद्देश्य सीवेज उपचार संयंत्रों को कुशल प्रबंधन के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही इस यानी कि सीवेज उपचार को प्रयुक्त जल उपचार संयंत्र भी कहा जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जल का पुनः उपयोग कर जल चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य शहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपचार फैसिलिटी संबंध क्षमता निर्माण करना, व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले उपचारिता जल को छोड़ने के प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य अंतर शहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपचार फैसिलिटी संबंध क्षमता निर्माण करना, व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल को छोड़ने को प्रोत्साहित करना। रेटिंग आधारित प्रोत्साहन रणनीति की बात करें तो प्रयुक्त जल उपचार संयंत्र को स्टार रेटिंग के माध्यम से स्वच्छ जल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों पैरा स्टेटल एजेंसी को प्रोत्साहित किया जाएगा। पैरा स्टेटल एजेंसी जो है संस्था संगठन पूर्णतः आंशिक रूप से सरकार स्वामित्व प्रबंधन के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमृत 1.0 2.0 क्या क्या है। अमृत 1.0 की बात करें तो इसका स्टार्टिंग 2015 में हुआ था। इसका मिशन था 2015 से 20 और कवरेज 500 शहर कस्बे को कवर करना था। फोकस क्षेत्र जो था जलापूर्ति, सीवेज, स्टेपटेज प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर वर्षा जल अपवाह की निकासी, हरित स्थान पार्क, नॉन मोटराइज शहरी परिवहन वगैरह को कवर करना है। अमृत 2.0 की बात करें, ये 2021 में लाया गया है। मिशन अवधि 2021 से 26 है इसका, 5 वर्ष का। देश की सभी वैधानिक शहर में इसे लाया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। देश के सभी वैधानिक शहरों में सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति को सार्वभौमिक कवरेज, 500 शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल पुनर्चक्रण यानी कि वाटर को रिसाइकल कैसे किया जाए, रीयूज कैसे किया जाए। तो कह रहा है वेट मैं तुम्हें शाम सवेरे हाँ ये रहा जल सॉरी यार पेन सिलेक्ट करें। जल पुनर्चक्रण एवं यार पेन सिलेक्ट हो यार करते हैं, इधर आता है इधर ओह माय गॉड। देखिए जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग यानी कि वाटर को रिसाइकल करना, रीयूज करना, इसके बारे में कहा जा रहा है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त इस्तेमाल हो चुके हैं अपशिष्ट जल का उपचार करके किसी भी लाभकारी उद्देश्य का उसका दोबारा उपयोग जल को किया जाए और पुनः उपयोग जल पुनर्चक्रण कहलाता है। जैसे कि संभावित जैसे कि मान लो कि नहाने का जो आप नहा लिए, लेकिन वो वाटर जो है नहाने आप समझते कि गंदा वाटर है, लेकिन फिर उसको रिसाइकल करके और उसको कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है, कोई कोई कामों में लगाया जा रहा है, तो वो उसका जल का पुनर्चक्रण कहलाता है। ठीक है, संभावित पुनः उपयोग जल के स्रोत नगर पालिका अपशिष्ट जल, इसके साथ ही औद्योगिक प्रक्रिया शीतलन में प्रयुक्त जल, स्टॉर्म वाटर, कृषि अपवाह, रिटर्न फ्लो आदि। ठीक है, जल के पुनः उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी की बात करें, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, कीटनाशु शोधन प्रौद्योगिकी यानी कि यूवी ओजोन एडवांस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल, इसके साथ ही थर्मल इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल संचय जन भागीदारी। तो गाइस लगभग 1 आवर्स का मेरा वीडियो हो चुका है रिकॉर्ड एंड मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कराऊंगी। पेज नंबर कितना है 67 68 पेज नंबर पे हम लोग कल कवर करेंगे जल संचय जल भागीदारी। इसके बाद
क्योंकि अभी हो चुका है लगभग 10:30। वीडियो अपलोड करते करते लेट हो जाएगा, है ना। तो डेली वीडियो चैनल पे जाना भी चाहिए, दैट मीन्स लेट हो जाएगा, इसलिए मैं 1 आवर्स का रिकॉर्ड करती हूँ। एंड आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, समय प्लीज़ किल नहीं कीजिएगा, ये समय दोबारा वापस आने वाली नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर अगेन मैं समझाती हूँ, क्योंकि पता है ये समय जो है ना, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे ना, जब आप सर्विस में चले जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे मतलब समझो ना, आपके पास समय ही समय है, सर्विस में जाने के बाद आप जो मन चाहे वो करो, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि अपना समय को शेव करें एंड मन लगा के पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं यही चाहूँगी जो भी जिस मकसद के लिए आया है, सबकी मकसद में कामयाबी मिले, ठीक है, सबकी सिलेक्शन हो, मैं यही चाहूँगी। एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। मेरा चैनल जो है नया है, तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड अच्छा लगे तो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो थोड़ी बहुत ही सही, कुछ भी तो थोड़ा ठीक काम कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी कमेंट करते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे कि नहीं, यू नो। कभी कभी देखो तो मैं, वैसे तो मैं स्टडी में, काम में बिजी रहती हूँ, बहुत सारी वर्क करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के ये सब करती हूँ, क्योंकि नहीं, आपकी जो कमेंट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग की वो कमेंट ना मेरे को बहुत मोटिवेशन दिलाती है कि थोड़ी लेट हो गया तो क्या है, करना है तो करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना। ये PT 365 हिंदी में हम इसलिए किए हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले के लिए ना कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज कमी होता है ना। इंग्लिश में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी वाले लोग थोड़ा लेट वो करते हैं, तो मुझे लगा कि हम ये करते हैं। एंड आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।